नमस्कार, मैं पवन कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 11 के पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल थॉट वाला भाग है उसके अंदर अध्याय नंबर 5 अधिकार। और इस अध्याय के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे अधिकार क्या हैं, कहाँ से आते हैं, कानूनी अधिकार और राजसत्ता क्या क्या है, अधिकारों के प्रकार कौन कौन से हैं, अधिकार और जिम्मेवारियां क्या क्या हैं। इन सब चीज़ों पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कक्षा 11 के सभी वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अधिकार क्या है। हम अभी तक जो बातें समझते आ रहे हैं या जो परिवेश में जिस तरह की बातें होते हैं उनको ध्यान में अगर रखें तो हम यही समझते हैं अधिकार जैसे हम वोट डाल रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, या हम कोई सूचना ले लें, हम जो भी भाषण हमारे जी में आए वो बोल दें, घूम रहे फिर रहे, हम ये मानते हैं कि ये अधिकार है हमारे। तो वास्तव में क्या यही अधिकार हैं? अधिकार से आशय क्या है? क्या अधिकारों के अंदर कोई उद्देश्य भी होता है? इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अधिकार है क्या चीज़। तो अधिकार की बात करें तो मूल रूप से अधिकार एक हकदारी है या एक ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। ध्यान रखना, बस इतनी सी बात आप ध्यान रख लें। यानी कोई एक दावा ऐसा जिसका कोई औचित्य है, वो सिद्ध है, यानी यह बताया कि नागरिक व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, ऐसी चीज़ जिसे से समाज ऐसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। इसका यह मतलब नहीं है कि हर वह चीज़ जिसे मैं जरूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है। ध्यान देना, इस चीज़ को आप समझ लें कि जो हमको लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे इसकी आवश्यकता है, वो अधिकार के अंदर नहीं मान सकते हैं। यानी इन्होंने साफ जिसका औचित्य सिद्ध हो उसी को अधिकार हम माने। यहाँ इन्होंने क्लियर किया है कि मैं मेरी मर्जी की कोई पोशाक पहन लूँ, मेरे हिसाब से घर से आऊँ जाऊँ, इच्छा के अनुसार मैं मेरी गतिविधियाँ मैं कोई हक जता लूँ, तो ये सारी चीज़ अधिकार के अंदर नहीं शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई औचित्य सिद्ध नहीं हो रहा है। तो इन्होंने आगे बताया है अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें मैं और हम लोग सम्मान और गरिमा से जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक समझते हैं। इन्होंने साफ लिखा है, मैं भी जीवन जी लूं और अन्य लोग भी जीवन जी लें सम्मान के साथ और गरिमा के साथ। ऐसा व्यवहार, ऐसी गतिविधियां, ऐसी बातें जिससे मेरा जीवन जो स्तर है और अन्य लोगों का जीवन स्तर है उसके अंदर सम्मान और गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचे। और वो सारी बातें क्या है, वो अधिकार है। तो जैसे इन्होंने दिया है उदाहरण के लिए, जैसे आजीविका का अधिकार दिया है, अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो ये जो है ये किसी के लिए हो सकता है, उसको इसकी आवश्यकता है, उसके लिए कोई भाषण या और कोई गतिविधियों के अंदर शामिल होना उसके लिए कोई मायने नहीं है। उसको तो ये लगता है कि मेरे लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी मेरी हो जाएं, तो एक्चुअल में मेरे अधिकारों का नहीं हनन नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ये आप समझ लें। इन्होंने आगे साफ कहा है, अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। वे लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है। यानी इन्होंने अधिकार के अंदर अधिकार का दावा हम कर रहे हैं, उसका कोई आधार तो हो। तो इन्होंने साफ कहा है कि वो हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक हैं, यानी हमारे को दक्ष बनाते हैं, हमारी प्रतिभाओं में निखार करते हैं। ऐसी कोई बातें हैं, ऐसी कोई चीज़ है तो वो अधिकार के अंदर शामिल हो सकती है। बहरहाल अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है
तो उसे अधिकार नहीं कह सकते हैं। इन्होंने साफ कह दिया है कि वो बेहतरी के लिए नहीं है, ऊपर हमने साफ कर दिया कि बेहतरी के लिए। तो जैसे ये कह दिया कि साहब हम धूम्रपान करेंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर कोई बात ऐसी आ जाती है, आजकल नवयुवकों में ऐसे बातें हैं कि वो दूसरे की सुनते नहीं हैं, तो उस स्थिति में कि हमारा अधिकार है, ये हमारा जीवन है, हम जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन वो जो चीज़ है वो उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह, तो उसको हम अधिकार के अंदर नहीं मान सकते हैं। अधिकार के अंदर उन्होंने साफ लिख दिया है कि वो हमारे बेहतरी के लिए ज़रूरी है। ये बेहतरी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये नुकसानदेह है, तो इसको हम अधिकार में नहीं मान सकते। ये ऐसा यानी वो प्रतिबंधित चीज़ है, चाहे वो आपके धूम्रपान है, चाहे वो शराब है या वो ड्रग्स हैं, उनके लिए कोई दावा करे कि ऐसा हम करेंगे, आप रोक नहीं सकते हो, तो वो दावे जो हैं वो सही नहीं होंगे। तो मुझे आशा है आप अधिकार क्या है इस बात को समझ चुके हैं कि कौन कौन सी चीज़ अधिकार में हो सकती हैं। अब दूसरी बात आती है, अधिकार आते कहाँ से हैं? अधिकार कहाँ से आते हैं? तो अधिकार कहाँ से आते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा डीप अगर जाएं तो यानी जब से मनुष्य जो है प्रकृति में आया है, तब से अधिकार के ऊपर यानी अधिकार के लिए उसने संघर्ष किया है। और वो जो अधिकार हैं उनको ये मानते हैं कि ये प्रकृति से हमको मिले हुए हैं, उनके साथ कोई दूसरा जो है वो छीना झपटी नहीं करेगा, हमसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो राजा है या व्यक्ति है, कोई भी हो, या और कोई गतिविधियों के द्वारा इनको अगर छीनने का प्रयास करते हैं तो हम संघर्ष करेंगे। तो इन्होंने साफ लिखा है कि मनुष्य की 3 प्राकृतिक आधार चिन्हित, पहले की बात करें तो चिन्हित किए गए थे 3 प्राकृतिक आधार। इसमें लिखा है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये प्राकृतिक जो परिवेश उसको आधार मान के हम इसको ले रहे हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो बातें हैं उनमें बदलाव आया है, परिवेश जो है वो भिन्न हुआ है, और उन भिन्न परिस्थितियों में जो है वो चीज़ पहले थी वो अब अलग प्रारूप में आई है, तो वो बदल गई हैं बातें। लेकिन वो जो बात आई हैं, वो जो 3 चीज़ हैं प्राकृतिक अधिकार के अंदर शामिल की गई हैं, वो रियल में उन स्थितियों में और आज की स्थितियों में भी बेहतर है। देखो, हाल ही के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द जो है से ज़्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। वो जो प्राकृतिक अधिकार हैं उसके बाद में एक विस्तृत इसका प्रारूप आ गया मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनकी प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है। ऐसा मानना ही मुश्किल होता जा रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने रचा है। तो वो जो चीज़ है उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है छूट गई और उन पे बातें नहीं हुई, और बाद में धीरे धीरे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सिर्फ मनुष्य होने के नाते मनुष्य को मिलनी चाहिए। यानी यहाँ पर जो मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों के पाने के हकदार ही होते हैं। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है। यानी ऐसा बहुत बार होता है कि इसने बहुत गलत काम किया है, इसने अपराध किया है, तो इसके लिए मृत्युदंड जो है सजा के रूप में होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ बात आती है कि वो मनुष्य है और मनुष्य के साथ जो व्यवहार है उस व्यवहार को किस रूप में समझ के उसके साथ दूसरा जो है कैसा व्यवहार करेगा, यानी वहाँ पर कानून भी है कि कानून उसके साथ कैसा बिहेव करेगा। तो इन्होंने लिखा है मनुष्य समान और कोई भी व्यक्ति दूसरे का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रहने और पूरी संभावना को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। और ये इसमें साफ है कि नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जा रहा है। तो आज के समय में जो मानव अधिकार
के ऊपर ज़्यादा बहस हो रही है, उसको अलग से भी एक वीडियो के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे और एक अलग से पूरा ब्रीफ इसके ऊपर डिस्कशन पेश करेंगे। तो इन्होंने साफ किया, आगे कुछ संघर्ष सफल भी हुए, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। जैसे मानवाधिकारों की बात ही हम करते आ रहे हैं, मानवाधिकारों को प्राप्त करने के लिए इन्होंने पहले साफ लिखा है कि मनुष्य सभी समान हैं, उसके अंदर किसी को दास बना के रखना ये उसके मानव होने के ऊपर कलंक डालता है। इसीलिए इस प्रथा के विरुद्ध बहुत पहले संघर्ष हुए और उस संघर्ष के अच्छे नतीजे भी आए हैं और धीरे धीरे और अन्य जगह पर भी ऐसी स्थितियां जो है चल रही हैं, उनके लिए भी अलग अलग कोनों में काम हो रहे हैं। विविध समाजों में जो जो नए खतरे और चुनौतियां उभरने लगी हैं, त्यों तो उन मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ रही। मानवाधिकार के ऊपर आज के समय में सबसे ज़्यादा बहस हो रही है और हर जो एरिया है वो मानवाधिकारों से प्रभावित है। मानव समुदाय हेतु अधिकारों के प्रयोग और विस्तार के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हैं और ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सभी जो देशों ने एक संगठन बना के ह्यूमन राइट वॉच बना के और उसके बैनर नीचे सभी जो देश हैं इनको अपने क्षेत्र के अंदर भली भांति लागू करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कानूनी अधिकार और राजसत्ता क्या है। कानूनी अधिकार जो कानून में दिए गए हैं और वहाँ का जो राज है या जिसके पास सत्ता है वो किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सरकारें और कानून का समर्थन। ही अधिकार जो हैं वो ढले हुए हैं मानवाधिकारों के ऊपर, सभी जगह चर्चाएं हुई और एक दूसरे देशों ने इनके समर्थन और इनको लागू करने के लिए बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन मूल जो बात आती है वो जो कानून है उस कानून को सरकार कितना समर्थन देती है, यानी वो सिर्फ रिकॉर्ड में ही रह गया या ज़मीन पे भी उस पर काम हो रहा है। हमारे देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कह सकते हैं जो कानून में दर्ज हैं, यानी संविधान के अंदर जो अधिकार के रूप में बातें डाली गई हैं, कानून की बात, कानून से हमको कुछ राइट्स दिए वो मौलिक अधिकार हैं। और इनके ऊपर बात करें तो उदाहरण के लिए इन्होंने डाला है जैसे मानव भारत में अस्पृश्यता का प्रतिबंध पर और परंपरागत सामाजिक कुप्रथा का पर ध्यान दिलाता है। हम कानून के अंदर वो चीज़ें डलती हैं हमेशा जो वहाँ की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आवश्यक है। अस्पृश्यता का पर प्रतिबंध है, अन्य देश में हो सकता है अमेरिका इंग्लैंड में इस तरह की बात जो है मूल अधिकार में नहीं हो, लेकिन ये यहाँ पर भारत में क्योंकि सामाजिक ढांचा भारत का इस तरह से तैयार हुआ और हो सकता है आने वाले समय में इसको हटाना पड़ सकता है, लेकिन आज के समय में इसकी आवश्यकता है। इस संविधान में इसको डाला है, कानून बना के इसको डाला कि अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। अधिकतर मामलों में राज्य के लिए किए जाने वाले दावे हैं ये अधिकारों के माध्यम से हम राजसत्ता से कुछ मांग सकते हैं। जैसे हम शिक्षा के अधिकार की मांग कर रहे हैं कि हमको कम से कम बुनियादी शिक्षा समाज को दे दीजिए, और ये राइट्स आरटी कानून बना, आरटी कानून बन के और सभी को यानी 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा कंपलसरी यानी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात आई। और अभी नई पॉलिसी के अंदर इस 14 साल की प्रावधान को 18 साल पे करने के लिए बात हुई है। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ कानून में यानी कानूनी अधिकार, अब राजसत्ता इसको कैसे इम्प्लीमेंट करती है, कानून में डल गया लेकिन ज़मीन पे कैसे लगता है। और इस प्रकार अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं, यानी आप वैसा करें जैसा अपने संविधान में उल्लेख किया गया है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ पर्यावरण और अन्य आवश्यक निर्धारकों का प्रावधान करें। कुछ शब्दों में मेरे अधिकार यहाँ राजसत्ता को खास तरीके से काम करने के कुछ वैधानिक दायित्व सौंपता है। कानून तैयार हुआ लेकिन वो जो सत्ता है उसको कैसे लागू करे ये खास बात है। अधिकार सिर्फ यही नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वो ये भी बताते हैं कि राज्य को क्या नहीं करना है। हो सकता है कि ऐसी बात आए कि वहाँ पर
आनंद नहीं हो रहा है, लेकिन राज्य ने जो एक्टिविटियां की हैं या जो राज्य ने काम किए हैं, उन कामों से हो सकता है आने वाले समय में ये एक इश्यू खड़ा हो जाए कि हनन हो सकता है, यानी कानून के अंदर जो बातें हैं उनका हनन हो सकता है। तो ये भी खास बात है कि राज्य क्या न करे। मसलन किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है और राजसत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर वह समझे कि सलाखों के पीछे रखना चाहती है तो इस कार्रवाई को जायज ठहराना पड़ेगा, उसे किसी न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। वारंट जो है वो पुलिस दिखा के ही पकड़ पाएगी। लेकिन कई बार राज्य जो है ऐसे प्रावधान बना के और उनके ऊपर अंकुश लगा देता है। आजकल ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं कि बगैर वारंट और बगैर मजिस्ट्रेट के सामने पैसे पेश किए बहुत लंबे समय तक जेल में डाल दिया जाता है, और डले हुए हैं अभी भी लोग ऐसे। तो वो जो चीज़ है, वो चीज़ रियल में वो जो ह्यूमन राइट्स का जो एजेंडा जिस पे हस्ताक्षर बहुत समय पहले सरकारों ने किए थे, उसके उल्लंघन की बातें हैं ये। चलिए हम अब बात कर लेते हैं अधिकारों के प्रकार हैं, बहुत सी तरह के अधिकार हैं। तो अगर मूल बात करें तो हम राजनीतिक भागीदारी और इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज के समय में इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, और वो इस भागीदारी के द्वारा अपने आप को इस स्तर के ऊपर खड़ा कर पाए कि खुद और उसका परिवेश जो है वो ये समझ पाए कि देश के अंदर जो मूल बातें किस रूप में घटित हो रही हैं, उसके अंदर मेरा कितना बड़ा योगदान है, या जो दूसरा कर रहा है, जो कानून बना रहा है या कानून को परिवर्तित कर रहा है, वो ऐसा करे या नहीं करे। तो ये चीज़ राजनीतिक भागीदारी की बात करता है। और इसको अगर हम आगे और ब्रीफ समझें, राजनीतिक भागीदारी का अपना अधिकार पूरी तरह से हम तभी अमल में ला सकते हैं जब भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसे हमारी बुनियादी जरूरत। लेकिन ये भी जरूरी है कि राजनीतिक भागीदारी कब पूरी होगी, जब उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो कम से कम, यानी न्यूनतम जो उसकी आवश्यकता की चीज़ें हैं उनके लिए तो गारंटी हो उसको। चलिए आगे हम बात करें तो ये अधिकार जो है उसमें आपके बहुत सी तरह के अधिकार हैं, और इन अधिकारों को ब्रीफ में अलग से अगर वीडियो हमने एक डाला हुआ है, कक्षा 12 का है, उसमें आप समझ सकते हैं। हमने मौलिक अधिकारों के ऊपर पूरा एक वीडियो प्रस्तुत किया था, उसके अंदर भी आप इसको समझ लें। इसमें अगर जो और अन्य बात आ रही है उसमें आपके राजनीतिक के साथ साथ में आपकी आर्थिक है, आपकी शैक्षिक है, आपके सामाजिक है, ये सारी बातें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। अगर जिम्मेवारियों की बात करें, अधिकार और जिम्मेवारियां हैं, तो देखो अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेवारी डालते हैं बल्कि खास तरीके से काम करें, बल्कि हम सब पर भी जिम्मेवारी आयद करते हैं, डालते हैं नहीं। उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास का मामला लें, हमारे अधिकार हमें याद दिलाते हैं कि इसके लिए न केवल राज्य को कुछ कदम उठाने बल्कि हमें भी इस दिशा में प्रयास करने हैं। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों और हितों को न सोचें, कुछ ऐसी चीज़ें भी रक्षा करें जो हम सब के हित कर। यानी जैसे इन्होंने बताया पेड़ पौधे लगाओ, जंगल बचाओ, पर्यावरण को स्वस्थ रखो, ये सारी चीज़ें। यानी हम अगर कोई ऐसी गतिविधि करेंगे जिसके कारण दूसरे व्यक्ति के जो स्वास्थ्य, दूसरे व्यक्ति के परिवेश को हम डिस्टर्ब करें, तो वो भी सही नहीं है। तो इन्होंने साफ किया है कि जिम्मेवारी है, ये अधिकार हमारा है, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारी जिम्मेवारियां भी तय हो जाती हैं। यानी हमारे ड्यूटीज़ हैं, हम उनका पालन करें। हम हर बार सिर्फ राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटी पे हम कम ध्यान देते हैं। दूसरे अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिल ही जाना चाहिए, तो मुझे दूसरों को भी ये अधिकार देना चाहिए। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरों का हस्तक्षेप नहीं चाहता, तो मुझे भी दूसरों की पसंदगी में दखल अंदाजी से बचना चाहिए। ये चीज़ हम समझते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी हम करें जिससे हमारे को आनंद लेकिन दूसरे को खलल महसूस होती है या होती है,
तो वो जो है हमारा राइट नहीं है। हम और उस स्थिति में हमारी कुछ ड्यूटियां तय होती हैं, यानी हमारी कुछ जिम्मेवारियां तय होती हैं। उन जिम्मेवारियों का अगर हम सही तरीके से पालन करेंगे तो रियल में जो है अधिकारों का हनन नहीं होगा। टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। मसलन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन मैं अपने घर में नहाते हुए किसी की उसकी इजाज़त की तस्वीर ले लूँ, उसे इंटरनेट पे डाल दूँ, ये गलत है। ये यानी आजकल गोपनीयता की बात आती है तो गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है, उसकी प्राइवेसी राइट है। उस प्राइवेसी राइट को आप जो है भंग नहीं कर सकते हैं। और आगे इन्होंने कहा है कि नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में चौकस रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरनेट बंद कर दिया या और कुछ रासुका लगा दिया कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ये पोस्ट नहीं डालोगे, या आप ये चीज़ जो है नहीं देख पाओगे, ये कुछ दिन के लिए बंद रहेगा। रियल में अगर वो राष्ट्र की सुरक्षा को घातक है तो उन बिंदुओं की समीक्षा करके और उसके लिए कुछ एक मानदंड तय करके सभी लोगों को उस फेर में लाके परेशान नहीं किया जा सकता है। अब ये देखो कि आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिकों की आज़ादी छीन लेने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या हमें महज संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार करने की अनुमति, या हम कोई चिट्ठी लिखें, फ़ोन टेप पे हमारा हो रहा है उसके लिए भी हमारे को पूरे देश के अंदर जलील होना पड़े हर एक छोटी छोटी बात के लिए, रासुका लगा दे या और कोई से कानून आते हैं, आजकल बहुत सारे कानून बना दिए हैं और उनके तहत गिरफ्तार करके कोई मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करना, बहुत लंबे समय तक आपको नज़रबंद किया जा सकता है। ऐसी जो घटनाएं हैं वहाँ पर आप क्या रियल में ये महसूस करोगे कि अधिकार जो हैं वो सही रूप से राजसत्ता उनकी पालना करवा रही है। इन्होंने साफ लिखा, गिरफ्तार लोगों को भी कानूनी सलाह की इजाज़त और दंडाधिकारी या न्यायालय के सामने अपने पक्ष पेश करने का अवसर मिलना चाहिए। लोगों की नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करते वक्त हमें अत्यंत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इसका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकारें निरंकुश हो सकती हैं और वे उन उद्देश्यों की ही जड़ खोद सकती हैं जिनके लिए सरकार बनती है, यानी लोगों के कल्याण की। इसीलिए मानते हुए कि अधिकार कभी संपूर्ण सर्वोच्च नहीं हो सकते, हमें अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा में चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण करते हैं। तो ये जो बात है इन्होंने इस बात के द्वारा ये स्पष्ट करने की, एक तो सरकार जो है वो निरंकुश हो जाएगी तो रियल में उस स्थिति में लोगों की ड्यूटीज़ हैं कि वो निरंकुश नहीं होने दे। और अधिकार ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि सारी जो समस्याओं का हल हो जाए, हमारी ड्यूटियां भी हैं। तो इन्होंने इस बात के लिए सभी को चौकस किया है और इस यानी सजगता के अंदर ही एक बहुत बेहतरीन लोकतांत्रिक समाज जो है वो खड़ा हो पाएगा। तो आशा है इस वीडियो के द्वारा आप राइट्स अधिकारों के बारे में कुछ ब्रीफ नोट, हमने कोई डेफिनेशन वगैरह की बातें नहीं की, लेकिन एक सिर्फ मोटा ब्रीफ आइडिया जो है उसको आप तक पेश करने का प्रयास किया। धन्यवाद। जय हिंद।